नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कनिष्क सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम। आज हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम अपना जो हमारी सीरीज चलाई जा रही है प्रीवियस ईयर की, इससे पहले हम पर्यवेक्षक का पेपर अपना कंप्लीट कर चुके हैं, सीचपाल का पेपर अपना कंप्लीट कर चुके हैं, विधि सहायक फॉरेस्ट गार्ड के जितनी पाली के पेपर थे हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी का पेपर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह से हम अपने प्रीवियस ईयर के पेपरों में सभी पेपरों को अपना कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। यदि आप अभी हमारी इस सीरीज से नहीं जुड़े तो आप हमारी सीरीज से जुड़ो, ठीक है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, अमेरिकी शब्द है। जो अमेरिकी शब्द है ये क्या है? संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, अव्यय है या विशेषण है? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है अमेरिकी क्या है। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाए चाहे वो अमेरिकी जैसे दिया गया है, अमेरिकी, उसके बाद या होता भारतीय, उसके बाद गुजराती, ठीक है, या बनारसी इलाहाबादी। ये सब क्या होते हैं हमारे? ये सब विशेषण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? विशेषण के। और विशेषण का भी कौन सा भेद होता है तो आपको याद रखना, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसका जो एक उपभेद होता है आपको पता है, स्थानवाचक, ये उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, भारतीय, अमेरिकी, गुजराती, पंजाबी सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये हमारे गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। गुणवाचक के अंतर्गत भी पूछा जाता है कौन सा? स्थानवाचक। ठीक है, आपको याद रखना। तो इस तरह से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, मेयर किस भाषा का शब्द है? मेयर शब्द पूछा है और पूछा गया है किस भाषा का है? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, यूनानी या पुर्तगाली? कौन सी भाषा का शब्द होगा हमारा? मेयर। महत्वपूर्ण शब्द है मेयर, कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना। मेयर कौन सी भाषा का शब्द है? ये हमारा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अन्य शब्दों में जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण शब्द, जैसे पुलिस। पुलिस हमारा एक फ्रांसीसी शब्द है, जबकि आपको देखने में लगेगा अंग्रेजी है, लेकिन अगर हमारे एग्जाम में आता है तो हमें पुलिस आंसर लगाना है, फ्रांसीसी है, यही हमारा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद स्वयं अंग्रेजी। स्वयं अंग्रेजी कौन सी भाषा का शब्द है? बताना, फ्रांसीसी। और संसद फ्रांसीसी शब्द है। उसके बाद बजट, ये भी हमारा फ्रांसीसी शब्द है। उसके बाद जो दिया गया है मेयर, फ्रांसीसी शब्द है। ठीक है, बादाम, ये भी हमारा फ्रांसीसी शब्द है। उसके बाद जो हमारा मेन्यू कार्ड होता है, ये भी हमारा फ्रांसीसी शब्द है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो हमारे फ्रांसीसी हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कौन कौन से, जैसे मेयर जो पूछा गया है, पुलिस, अंग्रेजी, संसद, बजट, मेयर, बादाम और मेन्यू। ठीक है, ये सब कौन सी भाषा के शब्द है? हमारे फ्रांसीसी भाषा के शब्द है। आप देख सकते हो ये ऐसे शब्द है जो आपको अगर आपने नहीं पढ़े तो ये पुलिस, अंग्रेजी, संसद, बजट जो हजारों बार पूछे गए हैं हमारे एग्जाम में, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण यूनानी शब्द भी होते हैं। जैसे यूनानी शब्द में क्या आते हैं हमारे? जैसे बात कर लेते हैं इंडिया। इंडिया किस भाषा का शब्द है? बताना, यूनानी। उसके बाद नेक्स्ट अर्थशास्त्र, हमारा अर्थशास्त्र किस भाषा का शब्द है? बताना, यूनानी। उसके बाद नदी का जो डेल्टा होता है पूछा गया है, डेल्टा शब्द कौन सी भाषा का है? यूनानी। ठीक है, तो ये सब कौन सी भाषा के? हमारे यूनानी भाषा के शब्द हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा के तो आसान होते हैं, पुर्तगाली भाषा के भी सही शब्द होते हैं। जैसे शब्द आता है, जैसे देखो यहाँ पे मेयर दिया गया है, अगर पुर्तगाली होता तो कर्नल हो जाता। ठीक है, कर्नल, प्रेस, आल्पिन। ठीक है, ये सब कौन सी भाषा के? हमारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आपको याद रखना है, देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कनिष्क सहायक में मेयर शब्द। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर
3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कारक के कितने भेद? सर्वनाम में है, सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? पहले बात कर लेते हैं कारक के। तो कारक के भेद होते हैं हमारे 8, लेकिन बात पूछा गया है सर्वनाम में कारक के भेद। तो सर्वनाम में कारक के 7 भेद होते हैं, ठीक है। जबकि खुद कारक के कितने भेद होते हैं? 8। जबकि सर्वनाम में कितने होते हैं? 7। कौन सा नहीं होता तो बताना। संबोधन कारक को हम अपने सर्वनाम में शामिल नहीं करते, इसी कारण अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं तो 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, बिल्कुल आप करते हुए चलो, सब क्वेश्चन जो रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है स्वर के कितने भेद होते हैं। अब किस आधार से हमने क्वेश्चन देखा और किस आधार से हम इसका आंसर मानेंगे, ये देखना आप कि स्वर के कितने भेद हमारे एग्जाम में माने गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है 3 भेद होते हैं। कितने भेद माने गए हैं? 3 माने गए हैं स्वरों के भेद। पहला कौन सा माना गया है? पहला ह्रस्व स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर, और तीसरा माना गया है प्लुत स्वर, ठीक है। अब देखो आप, ये हमारे एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर के कितने भेद होते हैं और इसका आंसर क्या माना गया है? 3 माना गया है। ये 3 कौन कौन से हो गए? ह्रस्व हो गए, दीर्घ हो गए, प्लुत हो गए। अब बात कर लेते हैं ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। तो ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं। दीर्घ कितने होते हैं? तो दीर्घ हमारे 7 होते हैं। प्लुत कितने होते हैं? ये हमारे 8 होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना, जो हमारा प्लुत स्वर होता है, जो हमारा प्लुत स्वर होता है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अब बनने लगे हैं कि प्लुत स्वर को क्या कहते हैं। तो इसे हम पवित्र स्वर कहते हैं और त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पवित्र स्वर और त्रिमात्रिक स्वर किसे बोला गया है? प्लुत स्वर को बोला गया है। ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एक मात्रिक स्वर, और इसे ही बोलते हैं मूल स्वर। दीर्घ स्वर को बोलते हैं दो मात्रिक स्वर। तो मात्राओं के आधार पर आते हैं एक मात्रिक, दो मात्रिक और त्रिमात्रिक, ठीक है। आपको याद रखना, आप देख सकते हो हमारे एग्जाम में ही क्या माना गया है कि स्वरों के भेद कितने माने गए हैं? 3 माने गए हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत माने गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो बताना। स्वरों को संस्कृत में अच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्वरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं बताना, 10। उसके बाद स्वरों की संख्या कितनी होती है तो बताना, स्वरों की संख्या 11 होती है। लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं तो लेखन के आधार पर स्वर हमारे 13 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, 14वां स्वर किसे बोला गया तो अंग्रेजी से लिया गया हमारा ये जो है क्या है, 14वां स्वर है। कहां से लिया हमने? अंग्रेजी से लिया है, ठीक है। आपको याद रखना ये स्वरों के बारे में थे, कल को कुछ भी पूछा जा सकता है और यही हमारा टारगेट है कि अगर एक पॉइंट आए तो उससे पूरा विस्तार पूर्वक करते हुए चलो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये भी हमारा आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है। अब देख सकते हो आप किस तरह से हमारा रिपीट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, पे वर्ग का उच्चारण बताना है। पे वर्ग जो है हमारा, इसका उच्चारण क्या होगा। अब उच्चारण पूछा गया है, ऑप्शन भी दे दिए गए, दंत, मूर्धा, ठीक है, ओष्ठ और कंठ। तो उच्चारण के आधार पर जो हमारे व्यंजन होते हैं, आपको याद रखना है कि व्यंजनों का उच्चारण हम कितने प्रकार से कर पाते हैं तो बताना। व्यंजनों का उच्चारण 5 प्रकार से हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर क्वेश्चन होता स्वरों से और होता स्वरों का उच्चारण, अब समझना है यहाँ पे देखो, व्यंजनों का उच्चारण तो 5 प्रकार से, स्वरों का होता है 6 प्रकार से, दोनों में अंतर है, अलग अलग होते हैं। व्यंजनों का जो उच्चारण 5 प्रकार से कौन से, पहले आपको पता है क्या आता है, कंठ, दूसरा कंठ तालु, मूर्धा,
दंत और ओष्ठ हो गया। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये पांचों हो गए। इस आधार पर हमारा क्या होता है, व्यंजनों का उच्चारण होता है। कंठ में क्या आता है हमारा, पूरा कै वर्ग आ जाता है। तालु में च वर्ग आ जाता है। मूर्धा में तय आ जाता है। और दंत में तय। और क्वेश्चन जो पूछा गया हमारा पैसे पूछा गया है कि पै क्या है हमारा, ओष्ठ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पै पूछा है, कल के दिन में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको ये याद रखना है कि व्यंजनों का उच्चारण कितने प्रकार से होता है, तो बताना 5 प्रकार से होता है। कौन कौन से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब बात कर लेते हैं, देखो स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है, पहला शुरू में आ जाएगा कंठ, दूसरा होता है तालु, उसके बाद कंठ, तालु, मूर्धा, उसके बाद आएगा आपका ओष्ठ, उसके बाद कंठ, ओष्ठ, और लास्ट आता है कंठ, तालु। अब आपको ये जो देखने वाली चीज है, जो आपको समझना है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं और व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, तो एक शब्द आता है हमारा दंत। तो दंत का उच्चारण स्वरों के आधार पर नहीं होता है। ठीक है, आप देखो कहीं भी कोई भी जो हमारे स्वरों का उच्चारण 6 प्रकार से होता है, उसमें दंत नहीं दिया गया है। ठीक है, दंत नहीं दिया गया है। सही है, क्वेश्चन को समझना कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूरा एडवांस है, आपको समझना है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा दिया गया है कि हमारे स्वर के उच्चारण में कंठ में क्या क्या आता है। छोटा ए और आ दोनों आ जाएंगे। तालु में हमारी ई आ जाती है। मूर्धा में री आ जाता है। ओष्ठ में ऊ आ जाते हैं। कंठोष्ठ में ओ और अ आ जाते हैं। तालु में ए और आई आ जाते हैं, जो आपने देखा होगा बहुत बार, इन दोनों से बहुत क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा कि कल के दिन को उच्चारण के आधार से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह क्या होता है। ठीक है, तो चिन्ह सा क्वेश्चन है, क्षण भर का ठहराव हमारा चिन्ह ही होता है, लेकिन पूछा गया है कौन सा चिन्ह होता है। तो जब हम क्षण भर के लिए रुकते हैं तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और टोटल हमारे जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, विराम चिन्हों की कुल संख्या 20 होती है। ठीक है, याद रखना। और क्षण भर का ठहराव क्या कहलाता है, हमारा विराम चिन्ह ही कहलाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और 7 में क्या दिया गया है, देखो ये भी हमारा विराम चिन्ह से, एक ही एग्जाम में विराम चिन्ह से 2 क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ को लगता है कि विराम चिन्ह से कभी कभी क्वेश्चन नहीं आते, तो मैं ये बता देता हूँ कि एग्जामिनर के मूड का कुछ नहीं पता होता, हमें तो अपना पूरा तैयारी के साथ जाना चाहिए 100%, की पता नहीं कब कहां से क्वेश्चन पूछ ले। आप देख लो कितना छोटा टॉपिक है हमारा विराम चिन्ह, लेकिन एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए हैं लगातार। पहले क्या दिया, देखो इसमें दिया गया है 7वें क्वेश्चन में, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जो हम और लगाते हैं, जो लिखते हैं, उससे पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो और से पहले ये जो हमारे दिए गए हैं, इनमें से किसी का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है विराम चिन्ह से, तो आपको विराम चिन्ह के बारे में जो बेसिक जानकारी है याद रखनी है। पहले तो शुद्ध वर्तनी देखना कि चिन्ह किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, विराम चिन्हों की कुल संख्या कितनी होती है, 20 होती है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठहराव, क्षण भर का ठहराव क्या कहलाता है, विराम चिन्ह कहलाता है। विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। अगर पूछ जाए किस व्यक्ति के आधार पर, तो व्यक्ति का नाम याद रखना, कामता जी प्रसाद द्वारा विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है, 20 मानी गई है। ठीक है, इससे अलग जो आपको याद रखना है, विराम चिन्ह का राजा किसे बोला गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विराम चिन्ह में राजा किसे बोला गया है, अल्प विराम को ही बोला गया है। किसे बोला गया, अल्प विराम को, क्योंकि अल्प विराम ऐसा विराम चिन्ह होता है, ये शब्दों के स्थान पर आ जाता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना, ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो शब्दों के स्थान पर आता है, तो आपको बताना अल्प विराम
शब्दों के स्थान पर आ जाता है, इसे क्या बोला जाता है, विराम चिन्हों का राजा बोला जाता है। ठीक है, उससे अलग जो आपको महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि विराम चिन्हों का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताना इनका जन्म हुआ था अंग्रेजी भाषा में, परंतु अंग्रेजी भाषा में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। जो पूर्ण विराम लगाते हैं उसका प्रयोग कहाँ नहीं होता, बताना अंग्रेजी में नहीं होता है। ठीक है, और एक शब्द होता है हमारा योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, इसका प्रयोग कहाँ नहीं होता, तो इसका प्रयोग हम संस्कृत में नहीं करते। ठीक है, तो विराम चिन्ह से आने वाले कुछ क्वेश्चन थे, आपको याद रखना है। अगर आपने पढ़ रखा है विराम चिन्ह के बारे में तो मैं कुछ विराम चिन्ह लगाता हूं, आपको बताना कौन सा होगा। ये विराम चिन्ह बताना है कौन सा होता है पहले तो। ठीक है, दूसरा कमेंट बॉक्स में इनके नाम बताने हैं, और तीसरा ये तीनों विराम चिन्ह बताने हैं कौन कौन से हैं हमारे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब जरूर दोगे, बिना सर्च किए बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, उत्कृष्ट शब्द का विलोम बताना है। किसका पूछा है, उत्कृष्ट शब्द का विलोम बताना है कि उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होगा, उत्कृष्ट का क्या विलोम होगा, उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्तनी से, और क्या पूछा गया है, कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी, और अभिषेक लिखा गया है, कौन सी वर्तनी अभिषेक की शुद्ध होगी, कहीं ऐसा ना हो कि अभिषेक भी अपना नाम गलत ही अभिषेक लिखाए। अभिषेक कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा अभिषेक। क्वेश्चन नंबर 10, और एक और क्वेश्चन पूछा गया है, देखो क्या दिया गया है हमारा, विदेशज शब्द। आप समझो, देखो एक ही एग्जाम में दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया विदेशज, एक ही एग्जाम में दो विराम चिन्ह से क्वेश्चन आ गए, तो आप समझो कि किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना चाहता है, कि उसे चाहिए बिल्कुल परिपक्व व्यक्ति, कि पता नहीं किस समय कहां से क्वेश्चन पूछा जाए। तो विदेशज शब्द बताना है, पहले दिया गया मोर, जूता, चिड़िया। ठीक है, जो दिया गया हमारा आलपिन शब्द क्या है, ये हमारा विदेशज शब्द है, और विदेशज को क्या बोल सकते हैं हम, आगत भी बोल सकते हैं, विदेश से आया हुआ। तो आल्पिन है। अगर बात कर लेते हैं कौन सी भाषा का, तो ये हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, तो बताना ये हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा के शब्द जो आते हैं हमारे एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखना। देखो यहाँ तो क्या पूछा गया है आल्पिन, कल के दिन को कुछ और पूछा जाता है, तो पुर्तगालियों में जैसे कर्नल। ठीक है, उसके बाद आलू शब्द भी, पपीता, अनानास, संतरा, लोह इस्पात वाला इस्पात, प्रेस हमारे यहाँ इनके द्वारा लाए गए थे। ठीक है, आलू, उसके बाद कमरा, और आलपिन दे ही रखा है, बाल्टी, ताला, ये सब कैसे शब्द है, हमारे पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो दिया गया है 11, देख लेते हैं जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, यथाविधि का सही उत्तर बताना है। क्या है, यथाविधि का सही उत्तर बताना है। क्या दिया गया है, नियम के अनुसार, विधि के अनुसार, नियम के तहत, या नियम अवरुद्ध। क्या होता है यथा विधि, क्या होता है इसका, इसका होता है विधि के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, शब्द पूछ लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, इसमें दिया गया है संधि विच्छेद के लिए पूछा गया है, और किसका बताना है, उल्लास का बताना है। ठीक है, सब में आपका चिन्ह लगा हुआ है, आपको अब बताना है कौन सा होगा। उल्लास का हमारा शुद्ध रूप क्या होगा, तो उल्लास का जो हमारा शुद्ध रूप होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्धन लास हो जाएगा उल्लास। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, और क्या पूछा गया है 13 में, मोहन नहीं आने वाला,
ठीक है, मोहन नहीं आने वाला है, यह किस प्रकार का वाक्य है? किस प्रकार का बोध हुआ है कि मोहन नहीं आने वाला? बिल्कुल आसान है। क्या इसमें कोई ऑर्डर है? नहीं है। स्वीकार है? नहीं है। संदेह है? नहीं है। तो फिर क्या है? नकारात्मक है, निगेटिव दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान आ जाते हैं। अब क्या करें, इस तरह के आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला जो हमारा दिया गया है 14। क्या दिया गया है? किए हुए को मानने वाला, जो किसी के किए हुए को मानता है, उसके लिए एक शब्द बताना है। वाक्यांश पूछा गया है, किए हुए को मानने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या किया जाएगा जो किए हुए को मानता हो? तो किए हुए को मानने वाला क्या होता? कृतज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। और किए हुए को ना मानने वाला क्या होता? वो कृतज्ञ हो जाता। अगर ना मानने वाला होता तो हमारा ऑप्शन बी हो जाता, लेकिन यहाँ मानने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आभार व्यक्त करने वाला आभारी होता है और ब्याज लेने वाला ऋणी होता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट लोकोक्ति पूछी गई है, और लोकोक्ति में क्या दिया गया है? कंगाली में आटा गीला का अर्थ क्या होगा? कंगाली में आटा गीला होना, इसका अर्थ बताना है। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ठीक है, कनिष्क सहायक के पेपर में। कंगाली में आटा गीला क्या होता है तो बताना। अभाव की स्थिति में और हानि होना, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है हमारा? निम्न में एक शब्द अलंकार नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कौन सा शब्द अलंकार हमारा नहीं दिया गया है? अलंकार से क्वेश्चन है। अलंकार के बारे में जो बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है कि अलंकार के संस्थापक किसे बोला गया है। तो व्यक्ति आते हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन को क्या बोला गया? अलंकार का संस्थापक बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कौन सा हमारा शब्द अलंकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया हमारा उपमा, ये शब्द अलंकार नहीं है। तो ये कैसा अलंकार है? ये हमारा अर्थ अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, उपमा अलंकार से दो चीज बिल्कुल कॉमन है जो हमारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए उपमा अलंकार के भेद, तो भेद होते हैं 3। अगर पूछा जाए अंग, तो अंग होते हैं 4। और ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि उपमेय अलंकार से दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछे जाते हैं उसके अंग से, और दूसरे पूछे जाते हैं उसके भेद से। अगर भेद की बात कर लेते हैं तो बताना भेद 3 होते हैं। पहला होता है पूर्ण उपमा अलंकार, दूसरा होता है लुप्त, जिसमें छुपा दिया जाता है, लुप्त उपमा अलंकार, और तीसरा होता है मालो उपमा अलंकार। ठीक है, ये उपमा अलंकार के भेद है। और ये गलती होती है जो हम गलती कर देते हैं और बाद में हमें अफसोस होता है कि हमने क्वेश्चन को व्यवस्था से पढ़ा नहीं होता। उसके बाद अगर अंग पूछे जाए तो अंग होते हैं 4। अंग कितने होते हैं? अंग होते हैं 4। पहला होता है उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। दूसरा होता है उपमान, जिससे तुलना की जाती है। उसके बाद दूसरा होता है साधारण धर्म, जो दोनों में कॉमन होता है और पहचान के लिए वाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अंग पूछे जाए तो बताना महोदय जी 4, और भेद पूछे जाए तो बताना 3। और क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सा अंग नहीं था? तो बताना बी हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई? राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई थी? जो दिए गए हैं, ऑप्शन दिया गया है अवधि, दूसरा ब्रज, उसके बाद उपयुक्त। दोनों उपयुक्त मतलब जो ऊपर दी गई है अवधि और ब्रज, और उसके बाद भोजपुरी। तो भोजपुरी तो नहीं होनी है, तो सभी को पता है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? राम भक्ति कवियों द्वारा कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो बताना अवधि, क्योंकि रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है। जबकि कुछ विद्वान ब्रज का भी प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है,
अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट भी नहीं था, नया क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है। इनमें से एक रचनाकार बताना है जो हमारे उत्तराखंड के थे। दिए गए हैं, पहला उमा शंकर जोशी, वासुदेव सिंह, मनु भंडारी या शेखर जोशी। क्या आंसर माना गया है, तो इसका आंसर माना गया हमारा शेखर जोशी। मूल रूप से कहां के थे अपना, तो बताना। इनका जन्म हुआ था 1932 अल्मोड़ा में। ठीक है, याद रखना। इनके बारे में बहुत सारी विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जैसे हमारे जो भी पीछे पेपर हुआ था हमारा बंदी रक्षक का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इनकी रचना पूछी गई थी। दाजू किसकी रचना है, तो बताना शेखर जोशी की। उसके बाद नेक्स्ट, और नौरंगी बीमार है, नौरंगी बीमार है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो हमारी पूछी जाती है। ठीक है, मेंटल, बच्चे के सपने, किसकी रचना है, सब शेखर जोशी। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उत्तराखंड के रहने वाले या संबंधित है ये, क्योंकि इनका संबंध कहां से, अल्मोड़ा से है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद बताने हैं। जो हमारे राजभाषा से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा। तो पहले आपको ये याद रखना कि जो हमारा राजभाषा है किस भाग में है, तो बताना भाग 17 में है। और अनुच्छेदों का जो प्रावधान दिया गया है कहां से है, तो बताना भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के क्या भी दिया गया है और ख भी दिया गया है। ये हमारे राजभाषा से संबंधित है। भाग क्या है, 17, अनुच्छेद 343 से 351 के ख तक दिए गए हैं। अब देख लेते हैं क्या आंसर बनेगा हमारा। आंसर बना ए। तो संबंध कहां से कहां तक है, तो 343 से 351 तक संबंध रहा। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए, राजभाषा आयोग का गठन, जो राजभाषा आयोग है हमारा, इसका गठन कब किया गया था, तो बताना राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। जबकि गठन के बाद रिपोर्ट कब आती है, तो बताना रिपोर्ट आई थी 1956। ठीक है, ये याद रखना। और राजभाषा आयोग जब गठन किया गया, पहले अध्यक्ष कौन थे हमारे, बीजी खेर, इसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। ठीक है, राजभाषा आयोग से संबंधित था। कुछ भी पूछा जाए आपको क्लियर रखना है कि अगर पूछा जाए राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में, तो गठन की बात करते हैं अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का गठन है। जबकि राजभाषा आयोग किसमें है, तो बताना राजभाषा आयोग हमारा 343 में। जबकि राजभाषा आयोग के गठन की बात होगी जो राष्ट्रपति महोदय करेंगे 344 के अंतर्गत है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं हमारे, इस आयोग से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो हमारे कनिष्ठ सहायक पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, उसे देखते हैं जो दिया गया है। क्या दिया है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार बताने। रिपीट है, अगर आपने प्रीवियस पेपर करे होंगे तो ये 100% है कि आपने ये क्वेश्चन करा होगा। और मैं यही बता देता हूं कि प्रीवियस पेपर करने की ताकत क्या होती है कि कम से कम 20 क्वेश्चन में से कम 7 से 8 तो ऐसे होंगे जो हमारे 100% रिपीट के मिलेंगे। और यही फायदा होता है हमारे प्रीवियस पेपर करने का। ये क्वेश्चन 20वां रिपीट है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।